राजीव, आपका रुख करते हुए, रामजीलाल सुमन के आवास पर जो करनी सेना ने हमला किया या बुलडोजर लेके पहुंचे, इस मामले में काफी तूल पकड़ा और अब जो है समाजवादी पार्टी ने या अन्य पार्टियों ने इसे दलित समाज के अपमान से जोड़कर देखा है। तो इसका उत्तर प्रदेश की सियासत पर क्या असर रहेगा? और दूसरा, क्योंकि बिहार चुनाव पर भी लगातार फोकस है, तो इफ्तारी और फलाहार का वहां क्या असर देखने को मिल सकता है चुनाव में? देखिए विपनेश, अभी आपने संभल हमारे साथी विमल कौशिक वहां पर है, कार्यक्रम देख रहे जितने भी लोग हैं हमारा कार्यक्रम, अब वो ये एक बात पर जोर दें, इस बात पर कि संभल पिछले 8, 10, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में उनकी चर्चा में कब आया था, या संभल के बारे में उन्हें इतनी जानकारी कब हुई थी जितनी अब है। और जिस तरह के तनाव की बात, जिस तरह से ईद में बातें कही गई, जिस तरह से अंतिम जुमे की बात है, जिस तरह से वहां पर 4000 पुलिसकर्मी, तब इसके पहले कब जरूरत संभल में ऐसी पड़ी। दरअसल क्या हुआ, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जो विधायक एमपी बने थे, उसमें एक विधायक संभल के भी थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। भारतीय जनता पार्टी और योगी जी को जो झटका उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आया, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव जो थे वो एक कठिन परीक्षा के तौर पर थे। राम जन्मभूमि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बावजूद अयोध्या फैजाबाद से सटे हुए तमाम लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की हार ने उसको अपनी रणनीति बदलने पर विवश किया। और उसके बाद 9 विधानसभा उपचुनाव में संभल एक मुद्दा ऐसा बना जिसको लेकर के और ज्यादा बातें की गई। और वो एक राहत इंदौरी का शेर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। संभल में तनाव हुआ और ऐसी बातें कही गई, और वही संभल जहां भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जितने वोट हासिल किए उससे ज्यादा वोट, मतलब जितने वोट उसे मिलते थे कुल, उससे कहीं ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वहां से चुनाव जीता। कैसे जीता, क्या जीता, ये संभल के मतदाता अच्छी तरह जानते हैं। और उपचुनाव किस तरह का चुनाव होता है ये भी सारे लोग जानते हैं। अब उसके बाद संभल के बाद आप देखिए, लोग योगी आदित्यनाथ की सरकार तो 8 साल पूरे कर रही है। इसके पहले 7 सालों में आपने संभल का कभी कोई जिक्र सुना? कभी आपने सुना कि वहां ईद के समय ऐसी बात है? ये ठीक है कि इस बार होली और रमजान एक साथ पड़ा। तो ये जो घटनाक्रम है, इसका सियासत और ध्रुवीकरण से ही कुल मिला जुला के मैं मानता हूं कि लेना देना है। ठीक इसी तरह से रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा के बारे में जो विवादास्पद बयान दिया और बेवजह गैर जरूरी बयान दिया, गैर जिम्मेदार बयान दिया, मैं कहता हूं, उसके बावजूद लॉ एंड ऑर्डर में छोटे छोटे अपराधियों के घर बुलडोजर गिरा देने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस करणी सेना का बुलडोजर और स्कॉर्पियो पर बैठे उनके लोगों को आगरा की सड़कों पर नहीं रोक सकी। वो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए एक सीटिंग सांसद के घर जाकर उनके घर की खिड़कियां तोड़ देते, शीशे तोड़ देते, उनकी गाड़ी तोड़ देते हैं, परिवार घर के अंदर रहता है। ये स्थिति लॉ एंड ऑर्डर में सबसे ज्यादा पीठ थपथपाने वाली योगी सरकार की आगरा पुलिस का ये कहना। एक तरफ तो जुमा ठीक से हो जाए उसके लिए 4000 लोग लगाए गए, दूसरी तरफ कुछ लोग उपद्रव करते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल वाले शहर में पूरे 2 घंटे तक इस तरह से करते हुए एक एमपी के घर तोड़फोड़ करते हैं। देखिए, रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया उसका कोई, अब वो कह रहे हैं माफी नहीं मांगूंगा, अब इसको दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। बात यही है, औरंगजेब की कब्र खुदेगी नहीं, ये सबको मालूम है, मुख्यमंत्री ने भी कह दिया खुदेगी नहीं, लेकिन औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर प्रदर्शन और नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा करके उस शहर का माहौल खराब हो जाए, वो ठीक है, लेकिन ये वो खुदने वाली नहीं है औरंगजेब की कब्र, लेकिन उससे एक माहौल खराब हुआ, देश में एक अलग तरह की बहस हुई, एक अलग तरह की ध्रुवीकरण की बात हुई। अब राणा सांगा पर गैर जरूरी बयान देने के बावजूद वो कह रहे माफी नहीं मांगी है, और समाजवादी पार्टी ने उसको कैसे ले लिया कि ये क्षत्रिय करणी सेना ने एक दलित के घर योगी आदित्यनाथ की सरकार रहते हुए हमला कर दिया। अब इसलिए अगर वो दलित ना होते, अगर वो एससी समाज से नहीं आते तो ऐसी घटना नहीं घटती। अब इसको उसको एंगल दे दिया जाति का और उसको एंगल दे दिया
दलित के घर हमले का। अब इस आधार पर मैंने सुना है समाजवादी पार्टी अब कह रही है कि ये रमजान खत्म होगा तो प्रदर्शन करेंगे। तो चीजें कहां से निकल रही हैं और किस तरफ मुड़ रही हैं, अंत में जब मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि देश की राजनीति पिछले कुछ वर्षों से 30-40 वर्षों से इसके दो ही सिक्के हैं, एक धर्म, दूसरा जाति। ये आप जब भी पलट के कोई भी मुद्दा देखेंगी तो आपको या तो धर्म दिखाई देगा या जाति दिखाई देगा। भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ के लोग अभी इसी पैनल में जब आप डिस्कशन शुरू करेंगे तो वो मुसलमान से जोड़ते हुए इसको धर्म और हिंदू और राणा सांगा तक ले जाएंगे। और जब अभी आप समाजवादी पार्टी या दूसरे लोगों से बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष है, तो देखिएगा पूरा ये जो अगला आधे घंटे डिस्कशन होगा वो दलित के घर कैसे अपमान हुआ, कैसे लोगों ने एक एससी समाज के जो सदियों से कुचला जा रहा है उसके घर कैसे हिम्मत पड़ी, ये इसी के इर्द गिर्द रहेगा। ये और धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही ये राजनीति चलती जाएगी। ऐसे समय में जब देश के दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों से हमें ये सीख, अभी अमेरिका का उदाहरण आप देखिए, वहां एक एलन मस्क, एक उद्योगपति, उसने सरेआम पिछले 2 सालों से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में मुहिम चला रखी थी और वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ, लेकिन एलन मस्क के घर कोई सीबीआई की रेड या ईडी की रेड नहीं पड़ी और एलन मस्क पूरे चुनाव के दौरान ट्रंप का प्रचार करते रहे और वहां पर वो राष्ट्रपति भी बने। तो इस तरह की चीजें आप समाज को, ये राजनीतिक दल पीछे ले जा रहे हैं देश को या आगे ले जा रहे हैं, और हम अपनी समस्याओं के लिए इन्हीं में फंस के रह जाएं, ये प्रयास हो रहा है। कुल मिला जुला के बात यही है। बस एक छोटा सा जवाब और चाहती हूँ, एक सवाल, क्योंकि आपकी पटना में मौजूदगी है। आप देखिए कि अब बीजेपी दिल्ली में नवरात्रि के अवसर पर फलाहार कार्यक्रम शुरू कर रही है और इफ्तार को कितना जोर बिहार में दिया गया वो तस्वीर भी आपने देखी। तो इसका क्या चुनाव पर कुछ असर देखने को मिल सकता है? राजीव, छोटा सा जवाब इस पर मैं चाहती हूँ आपका। आपने बिहार पूछा तो मैं आ ही रहा था। देखिए बिहार में, देखिए इस समय मुसलमानों के बीच में सिर्फ एक मसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वक्फ बोर्ड बिल का। अब ये नहीं है सौगातें मोदी आप ईदी के तौर पर भेज रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा शासित प्रदेशों में कहीं ईद की छुट्टी को लेकर के फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये बातें फलाहार और इफ्तारी, और इस पर तो बहुत चर्चा होती जा रही है और ये इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं रहता है। आमतौर पर मुसलमान इफ्तारी अपने यहाँ ही करना चाहता है। ये रस्मो रिवाज पहले से धार्मिक एकता सद्भावना के लिए है कि इफ्तारी होती है, जाते एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए उनको बुलाते हैं कि अगर आप रोजे पर है तो आज हमारे यहाँ इफ्तार कीजिए। मुझे नहीं लगता है इफ्तार फलाहार का कोई मतलब है। मैं हमेशा ये कहते हूँ, अब देश में क्या है ना, हास्य अपने पर ही व्यंग करने की प्रथा चली गई है। रफीक शदानी आजकल खूब मुझे याद आते हैं, जब से कामरा का केस हुआ उनकी 2 लाइनें मैं आपको सुना दे रहा हूँ कि वो अवधि में बोलते थे, फैजाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने खुद एक मुसलमान रहते हुए 2 लाइनें लिखी है कि रोजा इफ्तार हमसे सपरत नहीं, का इफ्तारी सहरी भी ना खाई, दू सुन्नत मानित है, का पूरा काफिर हो जाई। तो ये वो खुद ही ये बातें लिखे हुए, पहले ये बातें लिखी कही जाती है। बहुत सामान्य सी बातें समाज में ईद और होली थी। इसके पहले, हालांकि बहुत साल पहले ईद और रमजान एक साथ पड़ा था, लेकिन आमतौर पर भारतीय समाज में और जमीन पर आप आएंगी तो इसका कोई बहुत असर नहीं दिखता। ज्यादा तनाव टेलीविजन चैनलों पर है और नेताओं के बयान पर है। बिल्कुल, आपने शुरुआत में ये लाइनें दोहराई कि सरहदों पर तनाव है। देखिए क्या देश में चुनाव है, ये काफी फिट बैठता है कि चुनाव के अवसर पर हम देखते हैं किस तरीके के मुद्दे जो गैर जरूरी हैं वो जोर पकड़ते हैं और राजनीतिक पार्टियां इनको तवज्जो भी खूब देती हैं।